हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंतर्गत हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे और वह चैप्टर होगा वर्ग की टैक्सोनॉमी। देखिए, टैक्सोनॉमी जो है टैक्सोनॉमी वर्गीकी जो है, तो वर्गीकी की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्गीकी की परिभाषा ये है कि जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे और बड़े समूहों में क्या करना, बांटना। जितने भी जीव हैं उनकी समानता, उनकी इक्वालिटी के बेस पर कुछ छोटे कुछ बड़े ग्रुप में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। यही क्या है, वर्गीकी है। और वर्गीकी के जनक जो हैं वो कौन है, कैरोलस लिनियस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी के अंतर्गत पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि ये बताइए वर्गीकी के जनक कौन है। और तो वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस है। जबकि पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण किसने किया था, तो वह है हमारे विटेकर जी। कौन है, विटेकर। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों क्वेश्चन, कि पांच जगत प्रणाली में का वर्गीकरण किसने किया था, तो वो करने वाले वैज्ञानिक थे विटेकर। जबकि वर्गीकी के जनक कौन है, तो यह है कैरोलस लिनियस। आइए हम देखते हैं पांच जगत प्रणाली क्या है, इसमें किस क्या क्या या किसको किसको बांटा गया है। ये पांच जगत प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो पहला है हमारा मोनेरा। देखिए, मोनेरा है, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। यदि बात कर लें मोनेरा के बारे में, कुछ इसके लक्षणों के बारे में बात कर लें, तो मोनेरा जो होता है वह जो होता है सिंगुलर सेलिया होता है, सिंगुलर सेल्स होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होता है। और ये जो होता है प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव होता है। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। साथ ही साथ जो है, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। वही बात करते हैं हम प्रोटिस्टा की। देखिए, हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा जो होता है ये क्या होता है, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो प्रोटीन होती है वह 80S होती है, 80S। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखते हैं प्रोकैरियोटिक में तो 70S टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। और यूकैरियोटिक जीव होता है, साथ ही साथ प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो आते हैं शैवाल और प्रोटोजोआ आते हैं, शैवाल और प्रोटोजोआ। बात करते हैं कवक की। कवक देखिए क्या है, कवक जो है ये यूकैरियोटिक है। और कवक जो होते हैं अधिकतर बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर्स होते हैं। ये उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें ईस्ट और मशरूम देखने को मिलते हैं। ईस्ट और मशरूम जो है वह किस प्रकार का, सॉरी क्या है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है या पादप है, तो हम बता देंगे पादप या कवक है तो कवक है। इसमें किस प्रकार के जो होती हैं सेल्स पाई जाती है, तो वह अधिकांशतः जो होती है मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होती है। जबकि इसके अंतर्गत जो प्रोटीन होता है 80S होता है और यह यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद आते हैं हम पादप में। पादप के अंतर्गत देखिए, पादप के अंतर्गत देखा जाए तो ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। पादप जो होता है स्वपोषी और बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा आवृत और अनावृत्ति बीजी होता है। पादप का क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और साथ ही साथ बायोफ्राइटा, टेरिडोफाइटा अनावृत और आवृत बीजीय होते हैं पादप। जबकि हम बात करते हैं जंतुओं की। जंतु की बात कर लें यहाँ पे, तो जंतु जो है वह सभी उपभोक्ता जीव, सभी प्रकार का उपभोक्ता जीव होता है। ये कशेरुकी और अकशेरुकी, कशेरुकी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुकी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तो ये जंतु होते हैं। हमने देखा कि पांच जगत के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक और पादप।
यहाँ पे आते हैं, हम मोनेरा के बारे में जानते हैं। मोनेरा के बारे में देखिए, मोनेरा जो है यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा में देखते हैं तो ये जो होता है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जो होते हैं स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले जो होते हैं जीव होते हैं, बहुत अत्यधिक सूक्ष्म जीव होते हैं। और इनके अंतर्गत जो होती है एक कैपेसिटी होती है जो रिप्रोडक्शन के लिए एवॉल्व होते हैं। ये प्रजनन में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं माइक्रोप्लाज्मा। दूसरी बात कर ले हम साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, किसकी? साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया जो है इसका अदर नाम जो है क्या है, नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल। तो साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से जानते हैं? नीलहरित शैवाल के नाम से जानते हैं। जो जलीय भागों में, जल में पाई जाती है, कभी पत्थरों पर भी देखने को मिलता है। और ये जो होते हैं शुष्क जगहों पे उगते हैं। उसके बाद आता है क्या, जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। बैक्टीरिया जो होती है सरल होती है, साथ ही साथ क्या होती है, यह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। और ये जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है परपोषी और दूसरी होती है स्वपोषी। परपोषी और स्व। अब देखते हैं हम कवक के बारे में कि कवक जो है क्या है। देखिए कवक की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो देखिए कवक जो होता है पर्णहरिम रहित होता है। पर्णहरिम रहित होता है अर्थात नो क्लोरोफिल। इसके अंतर्गत जो होती है किसी भी प्रकार की जो होती है हरित लौक नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जिसके कारण पौधे हरे होते, पत्तियां हरी होती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं नहीं पाई जाती है। दूसरी बात क्या होता है, थैलोफाइटा। ये कवक जो होता है थैलोफाइटा होता है। ठीक ना, ये कवक जो होते हैं पत्थरों पर भी उगे हुए देखने को मिलते हैं। और दूसरा होता है ये परपोसी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोग्राफिक होते हैं। ठीक ना, जबकि हम लोगों ने देखा कि जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोग्राफिक होते हैं, और ये जो होता है हेटोग्राफी। दूसरी बात क्या है कि काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होती है। कोशिका जो सेल वॉल होता है वो कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि कवक का अध्ययन किस में करते हैं, तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, तो वह बनता है हमारा कवक और प्लस शैवाल। कवक प्लस शैवाल से मिलकर बनता है। साथ ही साथ ये बात कर लें कि कवक के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या क्या है, तो खमीर आता है, कुकुरमुत्ता है, और साथ ही साथ राइजोपस है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप कवक के बारे में देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, कवक ये प्रमुखता है, और ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लाइकेन कवक प्लस शैवाल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवक के लक्षण को देखा। उसके बाद हम आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। देखिए प्रोटिस्टा के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटिस्टा का अर्थ होता है पादप के समान। पादप के समान, और एक है जंतु के समान। पादप के समान और जंतु के समान। पादप के समान के अंदर कौन कौन आता है, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, और एक है यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड जो होता है जंतु और पादप दोनों के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आता है स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ, ये जंतु के समान। देखिए डाइटम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे डाइटम्स जो है वो क्या है। ये डाइटम्स की बात कर लें हम, तो डाइटम्स जो होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, मतलब पौधों के अंतर्गत जो होता है ये निकला हुआ भाग होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, मतलब बहुत ही एक्टिव होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है बहुत तीव्रता से होती है। दूसरी बात हम कर लें कि देसी
डेसिमर्ड्स क्या होता है? डेसिमर्ड्स क्या होता है? तो ये डेसिमर्ड्स जो होता है ये गोल्डन कलर क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे हम आते हैं यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड क्या है? देखिए यूग्लिनाइड जो है इसमें होती है यूग्लिना, यूग्लिना होता है और मिक्सोटॉपिक पोषण होता है। और यह जंतु तथा पादप के बीच की संयोजित कड़ी होता है, कनेक्टिव चैंस होता है जो जंतु तथा पादपों के बीच को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है? ये कवक के समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? देखिए यह एक कोशिकीय होता है, यह यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ जिसमें यूनिसेलुलर के अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपेनोसोमा। अमीबा क्या होती है? तो अमीबा के अंतर्गत जो होती है रिप्रोडक्शन क्रिया वह द्विविखंडन के माध्यम से होती है। ठीक है, द्विविखंडन के माध्यम से होती है और यह जो होता है गंदे पानी में उगता है। साथ ही साथ पैरामीशियम जो होती है चप्पल के आकार की होती है और इसके चारों तरफ जो होते हैं रोएदार पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलिया बोलते हैं। इस सिलिया के माध्यम से जो होता है वो अपना शिकार करता है और ये कहता है ट्रिपेनोसोमा। अब हम देखते हैं पादप जगत। पादप जगत के अंदर देखते हैं हम क्या क्या? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए सबसे पहले जानते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा जो होती है यह सरल शारीरिक संरचना होती है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो शैवाल, बैक्टीरिया और कवक। शैवाल, बैक्टीरिया और कवक किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और ये जो होता है सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सर्वव्यापी होते हैं, किसी भी स्थान पर ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक ना? आप ये जो है आपके घरों के आसपास दीवारों पर नल के हैंडपाइप के पास जो होते हैं ये देखने को मिल जाते हैं, जो दलदली या जो है नमी स्थान पर उग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है एक थैलोफाइटा का क्या है? उदाहरण है। ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा जो होता है ये एक उभयचर एम्फीबियन होता है, उभयचर है। ठीक ना? और संवहनी उत्तक अनुपस्थित होते हैं। संवहन मतलब इनके अंतर्गत जो होती है वहन करने की प्रक्रिया जो होती है, ठीक ना, वह क्या होती है? अनुपस्थित होती है। उदाहरण के देख लीजिए मार्स और मार्केसिया। मार्स और मार्केसिया जो है ब्रायोफाइटा के उदाहरण होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। टेरिडोफाइटा क्या है? देखिए टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत देखने को मिलता है हमें कि ये संवहनी उत्तक उपस्थित होता है। संवहनी उत्तक मतलब इनके अंतर्गत जो होती है वहन करने वाली प्रक्रिया जो होती है पाई जाती है। और ये वहन करने वाली प्रक्रिया क्या है? जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम की बात कर लेंगे, जो भोज्य पदार्थों को संवहन कर सके। और इसके अंतर्गत आता है क्या क्या? तो फर्न है, फर्न और हॉस्टेल मार्सिलिया। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो जिम्नोस्पर्म जो है वह क्या है? देखिए जिम्नो दो शब्द से मिलकर बना है, एक है जिम्नो और एक है स्पर्म। एक है जिम्नो, एक है स्पर्म। अब जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्म का मतलब होता है बीज। मतलब जिसके अंतर्गत नग्न बीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जिम्नो स्पर्म कहते हैं। और यह जो होते हैं जिम्नो स्पर्म वह बहुकोशिकीय एवं सदाबहार होते हैं। बहुकोशिकीय एवं सदाबहार होते हैं जो कभी सूखते नहीं हैं। साथ ही साथ इनके अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं वह पाइनस तथा साइकस है। पाइनस तथा साइकस, पाइनस तथा साइकस है। तो हमने देखा जिम्नो स्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नो प्लस स्पर्म। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्म का अर्थ होता है बीज, अर्थात जिसके अंदर नग्न बीज होते हैं उसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं और वह बहुवर्षीय एवं सदाबहार होते हैं। उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में देखते हैं। तो एंजियो का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए आवृत बीजी, मतलब जिसमें बीज तो होता है लेकिन वो क्या होता है? ढका होता है। बीज जो होता है फल के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और इसका अन्य नाम क्या है? पुष्पीय पादप। मतलब जिसके अंतर्गत पुष्प लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, अर्थात आवृत बीजी बोलते हैं। और जिसके अंतर्गत पुष्प नहीं लगता उसे अनावृत बीजीय पौधे बोलते हैं। तो आप कमेंट करके अनावृत बीजीय पौधों के नाम
बताएँगे। और देखिए एंजियोस्पर्म जो होता है वह फलदार होते हैं, मतलब जिसमें पुष्प लगेगा वह क्या होगा? फलदार होता है। साथ ही साथ उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए आम, अमरूद और पपीता। हम देखते हैं आम, अमरूद, पपीता के बीज जो होते हैं फलों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा पादप के बारे में, और पादप को टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो है बाँटा गया था। आइए अब देखते हैं हम पादपों के भेद के बारे में, पादपों के भेद के बारे में जानते हैं। पादप के भेद के बारे में देखते हैं दो चीज़, एक फेनरोगैम और एक होता है क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम क्या है? तो क्रिप्टोगैम के अंतर्गत जो देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत जो होती है अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं। अप्रत्यक्ष जननांग मतलब जननांग तो होते हैं, ठीक ना? लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, और ये जननांग जो होते दिखाई नहीं देते, साथ ही साथ इनकी एक विशेष लक्षण है कि बीज उत्पन्न करने में क्या होता है? अक्षम होता है, बीज उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं पौधे? तो पादप जगत के अंतर्गत हमने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये जो होते हैं बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, ठीक ना? अक्षम होते हैं, और इनके अंतर्गत जो जननांग होता है अप्रत्यक्ष देखने को मिलता है। वही बात करते हैं फेनरोगैम की। फेनरोगैम जो क्या होता है? वह एक पूर्ण विकसित जननांग होता है। पूर्ण विकसित क्या होता है? फुल्ली फुल्ली डेवलप्ड जो होता है, रिप्रोडक्शन पार्ट्स होते हैं, ठीक ना? ऑर्गन्स होते हैं इसके अंतर्गत, और पूर्ण विकसित जननांग होता है। और जब पूर्ण विकसित होगा तो उसके अंतर्गत बीज उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता होती है, ठीक ना? वो क्या कर सकता है? बीज उत्पन्न कर सकता है। और इसके अंतर्गत जो आते हैं पौधे वह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? नग्नबीजीय होता है, और एंजियोस्पर्म जो होता है वह क्या होता है? नग्नबीजीय नहीं होता है, बल्कि जो होता है ढका हुआ होता है, और फलों के अंतर्गत देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है इसके उदाहरण जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती है, फलदार भी होता है आम, अमरूद और पपीता।